हाँ, अब प्रयोजनवाद के अंतर्गत जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कि इस 21वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी शिक्षा के जो महत्व है विद स्पेशल रेफरेंस टू कि मतलब प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों का, फिर उसके पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है। यानी 21वीं सेंचुरी में, आज के युग में प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं अनुशासन, उनके द्वारा बताए गए प्रयोजनवादियों के द्वारा बताए गए अनुशासन का क्या महत्व है। यानी इन शिक्षा के सभी अंगों के बारे में उनके जो उन्होंने विचार दिए, उनका आज के युग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम प्रयोजनवादी शिक्षा से स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवादियों ने जो शिक्षा की जो परिभाषा दी है, जो प्रयोजनवादी डीवी है, उनकी ये जो शिक्षा की परिभाषा है वो आज शिक्षा के क्षेत्र में इसको बहुत मान्यता प्राप्त हुई है। डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण एवं अथवा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, तो इस परिभाषा के अनुसार जो मनुष्य है उसके प्रतिदिन हमारे अनुभव होते रहते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। नित्य प्रति हमारे सामने चूंकि नई नई परिस्थितियां आती है, परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही मनुष्य को अपनी क्रियाएं भी बदलनी पड़ती हैं। नई परिस्थिति में नई समस्या का नया हल ढूंढना पड़ता है। तो इस परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, और ये जो समृद्ध हुए या बढ़े हुए जो अनुभव है और जो पुनर्निर्मित अनुभव है, तो वही जो अनुभव है इनको प्रयोजनवादियों ने शिक्षा माना है। इस परिभाषा के फलस्वरूप ये भी पता चलता है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो संकीर्ण नहीं है बल्कि बहुत ही व्यापक है। शिक्षा विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन में यह शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। शिक्षा तो चलती रहती है और शिक्षा किसी भी तरह से पहले से निर्दिष्ट या निर्देशित नहीं होती, और इसके अलावा शिक्षा किसी अवस्था विशेष में ही प्राप्त नहीं की जाती। जैसे कि विद्यालयों में शिक्षा एक आयु विशेष वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होती है विद्यालयों में। तो प्रयोजनवादियों ने कहा है कि शिक्षा किसी अवस्था विशेष में ही प्राप्त नहीं की जाती बल्कि जब से व्यक्ति अनुभव करना प्रारंभ करता है और जब तक अनुभव करने की क्षमता रखता है तब तक यह शिक्षा चलती रहती है। यानी जन्म से मृत्यु तक बालक चूंकि अनुभव प्राप्त करता रहता है तो शिक्षा भी मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। तो अब हम एक एक पॉइंट पर जो आपके सिलेबस में है उन पर बात करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य एक प्रयोजनवादियों ने, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं जब फिलोसॉफिकल दार्शनिक पक्ष हम जब बता रहे थे, कि उन्होंने सत्य को हमेशा परिवर्तनशील माना है और ये कहा है कि जो सत्य है वो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार
बदलता रहता है। तो इस तरह से जब सत्य बदलता रहता है तो जीवन के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं, जीवन के मूल्य भी बदलते रहते हैं। जब जीवन के मूल्य और उद्देश्य बदलते रहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि शिक्षा के उद्देश्य भी परिस्थितियों के अनुसार और बालक की बदलती हुई क्षमताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी उन्होंने माना, प्रयोजनवादियों का कहना है कि शिक्षा का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता जिसे प्रत्येक परिस्थिति में बालक के लिए उचित कहा जा सके। यानी पहले से शिक्षा का उद्देश्य निश्चित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रयोजनवाद के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न बालकों के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और होने भी चाहिए। और जैसा कि जॉन डीवी ने लिखा है, जॉन डीवी के शब्दों में इन्वर्टर कॉमा में लिखे, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, शिक्षा एक सापेक्ष विचार है। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, शिक्षा एक सापेक्ष विचार है। उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं तथा व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं, तथा व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये भिन्न बालकों के लिए भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ये विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न होते हैं। जो जो बालक विकसित होते जाते हैं, जो जो बालक विकसित होते जाते हैं, त्यों त्यों उद्देश्य बदलते जाते हैं और निर्धारित किए हुए उद्देश्य जो पहले से निश्चित किए हुए हैं, निर्धारित किए हुए उद्देश्य भलाई की तुलना में बुराई अधिक कर सकते हैं। निर्धारित किए हुए उद्देश्य भलाई की तुलना में बुराई अधिक कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उद्देश्य कभी भी पूर्व निश्चित नहीं होते, वो परिवर्तित होते रहते हैं। बालक नई नई परिस्थितियों में अपने उनके शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। तो एक तो उनका ये विचार है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों का उन्होंने विरोध किया। दूसरा है नवीन मूल्यों का निर्माण। वो कहते हैं कि नवीन मूल्यों, बालक को स्वयं अपने मूल्य और आदर्शों का निर्माता होना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक को इस योग्य बनाए कि वे अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके। जैसा कि रॉस ने भी लिखा है कि प्रयोजनवादी का सबसे सामान्य शैक्षिक उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है। तो हर बालक शिक्षा के उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना कि वो अपने मूल्यों और अपने उद्देश्यों को स्वयं बनाए। लेकिन फिर भी कुछ उनके द्वारा जो शिक्षा का जिस शैक्षिक विचारों में कुछ उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, वो उद्देश्य है, पहला है सामाजिक कुशलता का विकास। उन्होंने सामाजिक उद्देश्य पर ज्यादा बल दिया है। चूंकि बालक का विकास समाज में ही हो सकता है, समाज में ही उसे सब तरह के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, तो इसलिए समाज में रहने के लिए उसे सामाजिक कुशलताओं की जरूरत होगी और शिक्षा उन कुशलताओं को उत्पन्न करे या उन कुशलताओं का विकास करे। सामाजिक कुशलता का विकास हो गया। फिर गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। छात्रों का शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो छात्रों का मस्तिष्क को लचीला या गतिशील बनाए ताकि वो अनुभवों का पुनर्निर्माण करता चला जाए।
एक जैसा वो एक जगह पर रुके नहीं, विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन कर सके, तो अज्ञात भविष्य के लिए मूल्यों की रचना कर सके। तो इस तरह से मूल्यों का रचना करने के लिए, और मूल्य नित्य प्रतिदिन उसको नए नए मूल्य बनाने हैं, तो इस तरह से उसको गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए प्रयोजनवादियों के अनुसार। नेक्स्ट है गतिशीलता का विकास, यानी शिक्षा के द्वारा बच्चों में बदलती हुई परिस्थितियों को समझने और उसके अनुकूल अपने को भी बदलने और अपनी आवश्यकताओं की अनुभूति करने और उनको प्राप्त करने के लिए अपने वातावरण को भी बदलने की शक्ति विकसित करना चाहते हैं। हाँ, यानी या तो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बना दे या फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दे, दोनों तरह से वो कर सके नए नए सत्यों। तो ये उसके दिमाग को हमें गतिशील रखना है और उसको जिंदगी भर गतिशील रहना भी है। तो इस तरह से ये शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का उद्देश्य ये इस तरह से निर्धारित किया है प्रयोजनवादियों ने। नेक्स्ट है इच्छाओं और रुचियों को ठीक मार्ग पर लाना। केवल इच्छाओं को पूर्ण कर देना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि सही चीज की इच्छाएं करें, वो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा उनकी इच्छाओं और रुचियों को ठीक मार्ग पर लाया जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य बताया। फिर लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा, जनतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रयोजनवादियों ने बढ़ावा दिया है। लोकतंत्र के विकास, तो लोकतंत्रीय जीवन में की शिक्षा देनी चाहिए कि सब लोग कि बच्चों को लोकतांत्रिक वातावरण में भाग लें, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करें कि लोकतंत्रीय जीवन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब शिक्षा के द्वारा उसको सिखाया जाए। नेक्स्ट, बच्चों में अपने सामाजिक वातावरण को समझने की क्षमता का विकास करना। उसमें यह भी कि अपने वातावरण को समझे, जो जिस भी तरह का उसका वातावरण है उसको समझने की क्षमता का विकास करें। अनुभवों को अनुभवों का पुनर्निर्माण करने की योग्यता का विकास, कि वो अनुभव जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, अनुभवों का पुनर्निर्माण करने की योग्यता का विकास। नेक्स्ट, आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास, आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास। हाँ, नेक्स्ट है व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय, यानी व्यक्तिक उद्देश्य भी है और सामाजिक उद्देश्य भी है। प्रयोगवाद व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विकास करने का अवसर देता है और समाज हित को ध्यान में रखते हुए, वो भी समाज हित को ध्यान में रखते हुए, यानी वो अपना समाज को किसी तरह से नुकसान ना हो और अपना भी वो विकास करता रहे, यानी उस व्यक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य दोनों में समन्वय करता है प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से जीना सिखाना, कि हम वर्तमान जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जिएं, ये सिखाने का काम भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। ये भी शिक्षा का काम है या ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। चूंकि प्रयोजनवादी जो है वो निश्चित उद्देश्यों के हक में नहीं है, तो वो निश्चित पाठ्यक्रम को भी
पाठ्यचर्या को भी निश्चित करने का भी वो समर्थन नहीं करते। उनका विचार है चूंकि मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए पाठ्यचर्या को भी बदलते रहना चाहिए। तो इस तरह से बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य विषय भी, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी, पाठ्यचर्या भी बदलती रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने विषय के बारे में नहीं बल्कि उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो सिद्धांत या आधार बताए हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाएं, ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो जीवन में काम आने वाली हों, यानी उपयोगी। उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए तमाम विषय होने चाहिए ताकि वो उसमें अपनी रुचि के विषयों का चुनाव कर सके। नेक्स्ट है व्यवहारिकता का सिद्धांत। केवल वही विषय रखें, वही विषय रखने चाहिए जिनका संबंध बालकों के व्यवहारिक जीवन से हो, जिसको वो व्यवहार में ला सकें। उपयोग, हाँ, तो उन्हीं क्रियाओं को महत्व देते हैं जो समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो, जिससे व्यक्ति का भी विकास हो सके और खास तौर पर समाज का भी। नेक्स्ट है सह संबंध का सिद्धांत। बालक को ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जो एक दूसरे से संबंधित हों, या विषय या हो या क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित करते हुए पढ़ाई जाए, यानी एक दूसरे से संबंधित विषयों को पढ़ाने चाहिए। चूंकि वो मानते हैं कि ज्ञान समग्र है और उसे समन्वित रूप से ही प्रदान किया जाना चाहिए। प्रगतिशीलता का सिद्धांत। अब चूंकि पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता, बदलती परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम भी बदलता रहना चाहिए, तो यानी उसमें भी प्रगतिशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पांचवा है अनुभव का सिद्धांत। छठा है अनुभव का सिद्धांत। अनुभवों को भी बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं सामाजिक अनुभव पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए। चूंकि बालकों के शैक्षिक अनुभव रचनात्मक होते हैं, शैक्षिक अनुभवों के अंतर्गत समाज की आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, भौतिक तथा सामाजिक दशाएं आ जाती हैं और शैक्षिक अनुभव के द्वारा ही बच्चे नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों को स्वानुभव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई विषय निश्चित नहीं किए, बल्कि कुछ सिद्धांत बताए कि इन सिद्धांतों या इन आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब है शिक्षण विधियां। प्रयोजनवाद चूंकि अपनी नवीनता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वो किसी भी परंपरावादी चीज का, किसी भी परंपरावादी विचारधारा का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, और यही कारण है कि वो प्राचीन विधियों का भी विरोध करते हैं। हाँ, और प्रयोजनवादियों के अनुसार वो विधियां जो जीवन के अनुरूप नहीं है, वो विधियां ठीक नहीं है। अध्यापक को हमेशा पहले से निश्चित विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी परिस्थिति के अनुसार बालक जिस विधि को अपनाना चाहे वो अपना लेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ विधियों की ओर संकेत किया है। वो कैसे पढ़ाया जाए उसके लिए उन्होंने बताया, क्रिया को प्रधानता दी है। एक्शन, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। वो पहले से निश्चित किसी भी सिद्धांत को बालक को रटने में विश्वास नहीं करते हैं।
सिद्धांत की बातें नहीं बताते हैं, बल्कि उसको प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्शन के द्वारा वो सिखाना चाहते हैं। हाँ, नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से संबंध। जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा और जीवन में कोई भेद नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। तो इस तरह वास्तविक जीवन से संबंधित करके शिक्षा को पढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। जिस विधि से बालक को समझ में आए वही विधि अपनानी चाहिए। अगर हम अपने से ये निश्चय करेंगे कि हमें इस विधि से समझाना है, पढ़ाना है, और बालकों को ना समझ में आ रहा, तो हमें वो विधि बदल देनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं योग्यता को महत्व। हर बालक दूसरे बालक से बिल्कुल अलग है, उसकी योग्यताएं अलग हैं, उसको ध्यान में रखकर हमें उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियाओं को महत्व। चूंकि बालक को वो अकेला नहीं देखना चाहता है, वो समूह में, एक समाज में देखना चाहते हैं, इसलिए सब मिलजुल कर कार्य सामूहिक रूप से वो क्रियाएं करें। ऐसी उनसे क्रियाएं करानी चाहिए ताकि दूसरे से भी उसको प्रेरणा मिलेगी। करके सीखना तथा अनुभव द्वारा सीखना। उसको अनुभव द्वारा सिखाया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए। नेक्स्ट है तर्क शक्ति पर अधिक जोर। उसकी तर्क शक्ति या सूझ की शक्ति पर अधिक जोर देना चाहिए, उसकी उस शक्ति का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई कृत्रिम वातावरण में उसको शिक्षा दी जाए, नहीं, उसको स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा दी जाए, जिससे कि उसको शिक्षा प्राप्त करना एक बोझ ना लगे। सामाजिक जीवन को महत्व। सामाजिक विकास पर वो दिया है, तो सामाजिक वातावरण में वो शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग भी तो उसको सामाजिक वातावरण में ही करना है। नेक्स्ट है शिक्षक एक मार्ग प्रदर्शक के रूप, उसको केवल मार्ग प्रदर्शन करना है, उसको बाध्य नहीं करना सिखाने। वैसे तो उसको क्रिया करके या स्वतः प्रयास द्वारा सीखने पर भी उसको बल देना है, लेकिन वो केवल मार्गदर्शन उसको करे। नेक्स्ट जो विधि है वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी योजना विधि। ये भी यथार्थवादियों की ही देन है, योजना विधि। इस विधि में बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो वास्तविक वातावरण में दी जाती है, जहां पर कि स्वतः अनुभव द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है। बालक स्वयं योजना बनाते हैं, कामों का बंटवारा करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, और प्राप्त किए हुए अनुभवों का भी वो उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से ये शिक्षण विधि से संबंधित उनके विचार थे। अब लास्ट पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन के बारे में प्रयोगवादियों का क्या विचार है? चूंकि प्रयोजनवादी शिक्षार्थी की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि उसकी ये स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। चूंकि व्यक्ति समाज का अंग है, इसलिए उसको सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए, समाज उसको स्वीकृत करे, इसका ध्यान उसे रखना चाहिए। हाँ, वो विद्यालय में किसी भी तरह का दंड आदि की व्यवस्था के अपेक्षा वो सामाजिक दबाव की प्रक्रिया को इम्पोर्टेंस मानते हैं। उनका कहना है कि विद्यालय के अनुशासन के नियम छात्रों के सहयोग से निर्धारित किए जाए, और अगर मान लीजिए कोई बालक अनुशासन भंग करता है तो समुदाय में ही विचार विमर्श किया जाए। छात्र स्वयं अनुशासन की समस्या का विश्लेषण करे तथा दंड व्यवस्था करे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चूंकि बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है और सामाजिक दबाव या सामाजिक अनुशासन
एक सशक्त साधन बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक अनुशासन पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जहां उसको स्वाभाविक ढंग से अनुशासित हो जाएगा। सामाजिक अनुशासन का तात्पर्य है जहां बच्चे स्वयं अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखते हुए अपने आप अनुशासित रहें। तो ये आज के समय में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सामाजिक अनुशासन का रुचि और स्वतंत्रता से भी गहरा संबंध होता है। जब बालक अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, तो अवश्य ही वो अनुशासित भी रहेंगे। तो उनके ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व जिसमें उसकी इच्छा ना हो, उसको उसके ऊपर लादा नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर जबरदस्ती लादा जाएगा तब वो अनुशासित नहीं होंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उसकी इच्छानुसार उसको रुचिपूर्वक उसको उत्तरदायित्व दिए जाएं, जिसको कि वो खुशी खुशी पूरा करते हुए तो पूरा करे, उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करे, तो इसमें वो स्वयं अनुशासित हो जाएगा। और इसके लिए जॉन डीवी ने लिखा है कि अनुशासन का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक रुचि, सामाजिक आदत और सामाजिक इच्छा का विकास है। यानी इन सब का विकास कर दिया जाए तो वो सामाजिक अनुशासन है। अनुशासन का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक रुचि, सामाजिक आदत और सामाजिक इच्छा का विकास है। तो इस तरह से इसी तरह से बीडी भाटिया ने भी लिखा है कि प्रयोजनवादी स्कूल में मिली जुली क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन के पक्ष में है। प्रयोजनवादी, बीडी भाटिया का कथन है, प्रयोजनवादी स्कूल में मिली जुली क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन के पक्ष में है। तो इस तरह से आपके, और ये सामाजिक अनुशासन आज के समय में भी, यानी 21st सेंचुरी में भी ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें कि स्वाभाविक ढंग से ही बालक अनुशासित हो जाता है। तो इस तरह से शैक्षिक पॉइंट्स जो हैं प्रयोगवाद के, जो कि आपके सिलेबस में है, वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।